Hello, good evening everyone. Welcome back to our channel Ashish Tiwari Updates. My name is Neha. From today I am your English teacher and today we were discussing about our important topic which is English Fluency Semester 1 important question with their solution for all students. यहाँ हम देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपको हेडिंग्स से पता चल रहा होगा कि यहाँ जैसे कि यहाँ मेंशन है कि इंग्लिश फ्लुएंसी सेमेस्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफ़ यू आर डूइंग एनसी वेब स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर अ सोल स्टूडेंट, यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट, किस सभी बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोल स्टूडेंट्स ही इस वीडियो को देखें, नहीं। और इसमें मैंने I prepared 8 to 10 questions from the famous writer book from Soul Material and also taken some content from previous year question paper। जो क्वेश्चन मैंडेटरी हैं, जो हर बार एग्जाम्स में आपके रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर का हो गया एंड देन उससे प्रीवियस ईयर के 2022, 21, 24, 5 आई मीन जितने भी आपके पिछले साल के क्वेश्चंस निकले हैं वो आपके इसमें मेंशन हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला। सो ओके, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड। Now our first question is, we were discussing about our first question which is write a diary entry on your recent college trip to the hill station। जैसे कि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ गया होगा कि आपको इसमें करना क्या है। राइट अ डायरी एंट्री ऑन योर कॉलेज ट्रिप, आपको अपनी कॉलेज ट्रिप के लिए एक डायरी एंट्री लिखनी है। ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से आता है, मैं दोनों को डिस्क्राइब करने जा रही हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप देखेंगे और यहाँ और करके क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, राइट अ ब्लॉग अबाउट योर वेकेशन यू रिसेंटली टुक विद योर फैमिली। यानी कि आपकी फैमिली के साथ आपने कोई वेकेशन किया हो उसका एक ब्लॉग लिख सकते हैं, या फिर हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, डायरी एंट्री लिखेंगे कॉलेज ट्रिप के लिए। दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि सिंपली है आप कॉलेज ट्रिप का डायरी एंट्री लिख रहे हैं और ब्लॉग लिख रहे हैं फैमिली वेकेशन का। ओके जी, आपकी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, आप इस टॉपिक में, इस आंसर में आप वही मेंशन करेंगे। ये मैंने एक फॉर्मेट दिया है, ये आंसर आप जैसे कि देख सकते हैं। ओके, ये फॉर्मेट मैंने सिर्फ इसलिए प्रोवाइड कराया है जैसे आप पढ़ करके कुछ हिंट ले सकें। डजंट मीन कि आप इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, ना ना ना, ऐसा नहीं करना है। ओके, आंसर एग्जामिनर हमेशा ये चीज़ ऑब्जर्व करता है कि आपका आंसर इम्प्रेसिव हो, आपकी हेडिंग्स, आपके सब टाइटल्स ये सब इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव लगने चाहिए। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर आंसर। हमने इसमें देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरी एंट्री पर बेस्ड, और इसका मैंने टाइटल बहुत सिंपल टाइटल लिया है, माई रीसेंट कॉलेज ट्रिप टू द हिल स्टेशन। इस आंसर से, इस टाइटल से आप सिंपली समझ सकते हैं कि ये ट्रिप, कॉलेज ट्रिप के हमारी डायरी एंट्री लिखी जा रही है। और डायरी एंट्री लिखने का प्रोसीजर क्या होता है, मेथड सिर्फ सिंपल यही होता है। आपको ऊपर टाइटल मेंशन कर रहा है डायरी एंट्री, जैसे मैंने छोटी सी हेडिंग लिखी है माई रीसेंट कॉलेज ट्रिप, देन आपको डेट मेंशन करनी है। उसके जस्ट नीचे आपने देखा होगा यहाँ मैंने डेट मेंशन करी है। डेट हमने इसीलिए मेंशन करी है जैसे कि पता चले कि वो किस दिन की डायरी एंट्री थी। आपने जब डायरी लिखी उसमें से वो जो टॉपिक था, वो जो आपका एक्सपीरियंस था, वो किस दिन का था, इसलिए हम डेट भी मेंशन करते हैं। उसके बाद ये आपका रहता है प्रेजेंट में, क्योंकि आप आज की बातें लिख रहे हैं और जब डायरी उठा करके पढ़ेंगे तो उस दिन की बातें रहेंगी, तो आप यूज़ करेंगे टुडे। तो हम स्टार्टिंग इसकी सिंपली करेंगे टुडे से, हम यहाँ प्रेजेंट में लेके चलेंगे चीज़ें, ठीक है। टुडे एज आई सिट बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन द मेमोरेबल ट्रिप, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे जैसे मैंने कुछ वर्ड्स हाईलाइट करें, ये इसी वजह से कर रहे हैं जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करनी है, जैसे ये मेमोरेबल ट्रिप रही। इट ऑल स्टार्टेड विद द बस राइड सिम्स लॉन्ग, कि जो बस राइड थी वो काफ़ी लंबी चली, हमने बस राइड करी। एंड व्यू फ्रॉम द हिल टॉप वॉज अमेजिंग, वॉज मिसमराइजिंग। यहाँ नीचे सेंटेंस में मैंने रीड करा है कि जो व्यू था हिल टॉप का, यानी हिल स्टेशन का, ऊपर पहाड़ों का, पहाड़ों की चोटी का जो व्यू था वो इट्स वॉज अमेजिंग, दैट्स वेरी गुड। Okay, now on the highlights of the trip was trek to the nearby peak. Was it though it was exhausting, the sense of accomplishment when we reached the summit was incredible। मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक था, इनक्रेडिबल था, बहुत प्यारा लग रहा था वो जो व्यू था। वी कुड सी द एंटायर टाउन बिलो, मतलब वहाँ ऊपर हमें माउंटेन्स पे चढ़ के ऐसा लग रहा था कि जो टाउन्स है, वो जो शहर है, वो बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे, सराउंडेड बाय एंडलेस ग्रीनरी एंड द व्यू वॉज ब्रेथ टेकिंग। द इवनिंग बॉनफायर वॉज अनदर स्पेशल मोमेंट। जो इवनिंग में बॉनफायर था, बॉनफायर आप समझ सकते हैं कि
आग जला के जैसे छोटा सा घेरा बना लेते हैं ना, लाइक फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ हम बैठते हैं, और वही बॉन फायर मोमेंट होता है। तो वो अनदर स्पेशल मोमेंट था, उसने मेंशन करा है राइटर ने यहाँ पर। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। द ट्रिप वाजंट अबाउट sightseeing and fun. It also gave the chance to bond with our classmate and professor in a more relaxed setting. इसमें इसने यही कहा है कि जो ट्रिप था वो एक सिर्फ फन के लिए ही नहीं था, वो एक बॉन्ड के लिए भी था। जो हम अपने क्लासमेट, प्रोफेसर, इन लोगों के साथ जो एक स्कूल में, कॉलेजेस में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड अलग होता है, वो एक कैजुअल बॉन्ड होता है, एक प्रोफेशनल बॉन्ड होता है। पर उससे हट करके हमने अपने टीचर, अपने क्लासमेट्स के साथ एक फ़नी बॉन्ड बनाया, एक कंफर्टेबल बॉन्ड बनाया। ओके, as the trip come to end, I feel a deep sense of contentment. It wasn't just the beauty of the place, the fun activity that made the trip special. कि जो fun activity थी, जो beauty थी वहाँ उस जगह की, वो बहुत ही special थी. But the memories we created together, I'll cherish this experience for a long time, and I am ready looking forward to the next adventure. के जो इसने राइटर ने यहाँ सिंपल एक बात बोली है कि जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए वो बहुत ही प्यारा था, वो बहुत लंबे समय तक चलने वाला था। ऐसा एक्सपीरियंस जो मैं लाइफ टाइम कभी भूलूंगा नहीं, कभी भूलूंगी नहीं। एंड आई एम ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट एडवेंचर। कि उसने कहा कि इसके बाद हम अपना नेक्स्ट एडवेंचर भी प्लान करेंगे, क्योंकि उसको उस ट्रिप को, उस हिल स्टेशन ट्रिप को सब बहुत इन्जॉय करा। ऐसा आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिख सकते हैं बाय मेंशन अ प्लेस, बाय मेंशन अ डेट। आप बता सकते हैं कि आप किस जगह गए, आपको कौन सी जगह ज़्यादा प्यारी लगी, उसका स्टेट बता सकते हैं, वहाँ के कज़िन्स, जो फेवरेट कुजीन्स होती हैं वहाँ की, जो फेमस वहाँ के ट्रेडिशन के बारे में बता सकते हैं, अपनी ट्रिप के बारे में पूरा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिससे हमने समझा कि हम डायरी एंट्री लिखते किस तरीके से हैं। हमने बेसिकली हेडिंग, टाइटल लिया, देन डेट, एंड देन हमने पैराग्राफ्स में अपना क्लियर कर दिया आंसर। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इसी का सब पार्ट है। अगर आपके पास डायरी एंट्री आएगी तो आप डायरी एंट्री अटैम्प्ट करना, जो आपको बहुत अच्छे से आता हो उसे अटैम्प्ट करना। और अगर आपके पास ब्लॉग वाला क्वेश्चन आया तो आप ब्लॉग अटैम्प्ट करना। इसमें आंसर में हम देखते हैं कि अ फैमिली, हमने टाइटल लिया अ फैमिली वेकेशन टू रिमेंबर, एक ऐसा फैमिली वेकेशन जो याद रहे, जो हमेशा हमेशा याद रहे। तो उस ब्लॉग में हमें कुछ नहीं करना, एक सिंपल टाइटल देना है। हाँ, इसमें भी हम टाइम मेंशन, डेट मेंशन कर सकते हैं, बट डायरी एंट्री और फिर ब्लॉग में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ब्लॉग राइटिंग में इतना ही होता है, यहाँ हम कोई डेट और टाइम मेंशन करने की नीड नहीं होती, बट हम डायरी एंट्री में हमें डेट टाइम मेंशन करना पड़ता है। ओके, नाउ फाइनली, vacation are always special, and the one I just returned from was no exception. This time we have decided to explore the scene beauty of a coastal town. Now it's Byzantine beaches on relaxed vibe. I had been a long while since our entire family took a trip together. This vacation was exactly what we needed, a break from the daily grind and opportunity to reconnect. फर्स्ट पैराग्राफ में इतना ही बताया है कि जो वेकेशन था फैमिली का वो बहुत ही स्पेशल था। मतलब उस वेकेशन जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो एक मेमोरेबल टाइम पीरियड बन जाता है हमारे लिए। इट्स अ रिलैक्सिंग वाइब। ओके, और जो इतने टाइम बाद हमारी फैमिली के साथ हमने जो ट्रिप करी, वो जो डेली रूटीन से हमारा ब्रेक था, डेट वॉज amazing, that was awesome. Okay, now moving the next paragraph, which is, we started our journey with a road trip filled with laughter, music and this conversation. उन्होंने बताया राइटर ने कि हमने मतलब बहुत बातें करी, filled with laughter, music and endless conversation. बहुत सारी बातें, वो म्यूज़िक और हंसी मजाक फैमिली के साथ जो चलता है बेसिकली वो सब उसने अपने इन्जॉय के बारे में बताया है। राइटर यहाँ बताना चाह रहा है दैट ड्राइव वॉज सीन एंड approached our destination. The salty air, the sound of crashing waves made us even more excited. The beach town was a perfect mix of natural beauty and quiet charm. उसने बताया कि यहाँ पर मेंशन है जो ये लोग फैमिली वेकेशन के लिए गए थे, जो राइटर अपनी फैमिली के साथ फैमिली वेकेशन पे गया था, यहाँ पर मेंशन है बीच टाउन। यहाँ के बीच टाउन से आप पढ़ करके समझ गए होंगे कि यहाँ बात बीच की चल रही है। बीच यानी कि लाइक गोवा और लाइक सैंडी एरियाज़
गोवा जैसे जगहों पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे द डेज वर स्पेंट स्विमिंग इन द क्लियर ब्लू वाटर, building sand castle and taking long walks along the shoreline. There were moments when we just sat together watching the sunset, feeling the cool breeze and sharing a story. It was a refreshing change from the casual routine, and the peaceful surrounding allow us to slow down and truly enjoy each other's company. Okay, then यहाँ पे राइटर ये कहती है कि जो वहाँ का व्यू था, क्लियर ब्लू वाटर था, मतलब नीला पानी, वो समुद्र का जो नीला पानी होता है, जैसे आप मुंबई कभी गए हो या गोवा गए हो, इस ऐसी जगहों पे, बीचेस वाली जगहों पे आपने देखा होगा एकदम पानी का जो रंग होता है ना, क्लियर ब्लू वाटर, ठीक है। और जो सैंड कैसल्स होते हैं, सैंड कैसल्स यानी कि हमने टीवी सीरियल्स कार्टून्स में देखे होंगे, डोरेमोन में भी, कि वो नोबिता, डोरेमोन, ये लोग सैंड कैसल बनाते थे, रेत के घर बनाते थे, महल बनाते थे। कैसल बेसिकली महल को कहते हैं। तो जो सैंड के जो कैसल्स बनाते थे, वो इसके डिस्क्रिप्शन दिया है कि वॉचिंग द सनसेट, उन्होंने बैठ के सनसेट देखा, फीलिंग द कूल ब्रिज, ठंडी ठंडी हवाएं, एंड शेयरिंग स्टोरीज। ओके, द ट्रिप वॉज अ फैमिली बोट टूर। कि इतने सब जो डेली रूटीन चलता है, कैजुअल डेली रूटीन, बोरिंग डेली रूटीन, उस सबसे ये जो ट्रिप था वो पीसफुल था, बिल्कुल ही enjoyable था। ओके, the perfect escape in the middle of the ocean. The kids had blast exploring the island, where the adults relaxed, enjoying in delicious local seafood. Evening were spent enjoying local cuisine at seaside restaurant, from fresh seafood platter to tropical fruit, which each meal was delightful experience. We took a stroll through the local market, picking our souvenirs and enjoying the lively atmosphere. It was perfect balance of relaxation and adventure, with something for everyone. This vacation wasn't just about visiting a new place, but also making new memories with my loved ones. It was a time to laugh, share and recharge, and also headed back home, I felt a sense of contentment and gratitude. I also realized how important it is to take these moments to slow down and appreciate the people around you. I am already looking forward the next family gateway. If you are looking for a place unwind and spend quality time with your family, I highly recommended exploring casual towns. इस पूरे पैराग्राफ्स में, इस पूरे आंसर में राइटर ने एक ही बात कही कि उसने अपने जो बीच वाला ट्रिप था, एक फैमिली ट्रिप था, जो उसमें बीच पे गए ये लोग, सी बीच, और वहाँ का सी फूड एंजॉय करा। फैमिली जो ट्रिप थे इन लोगों की, इन्होंने बताया है कि जो हमारा वहाँ का जो लोकल सी फूड था, लोकल सी फूड आप समझते हो, जैसे हर जगह का एक फूड फेमस होता है, लोकल सी फूड। बेसिकली मुझे गोवा या फिर अमेरिका, मुंबई या गोवा, इन जगहों का सी फूड के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट हाँ, आई जस्ट वांट टू से दैट कि जो लोकल सी फूड्स होता है, लाइक ट्रॉपिकल फ्रूट्स की इसमें बात करी है, कुछ वहाँ के फ्रूट्स हो गए, या उसने बताया है कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दिया है कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और बहुत मेमोरेबल था। और देन उसने कहा आई एम ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट फैमिली गेटवे। के उसके बाद जो राइटर ने एक्सपीरियंस किया, जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, उसके बाद उसका यही कहना था कि मैं इसके बाद नेक्स्ट फैमिली गेटवे, नेक्स्ट फैमिली ट्रिप ज़रूर प्लान करूँगा। और अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, अनवाइंड फैमिली क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं फैमिली के साथ, तो ज़रूर एक्सप्लोर करना कोस्टल टाउन लाइक वी विजिटेड। मतलब एडवेंचर और रिलैक्सेशन और नेचुरल ब्यूटी के लिए सी साइड एरियाज़, गोवा वगैरह, इस टाइप की जगह बहुत बेटर रहेगी, वो हाईली रिकमेंडेड करता है। ओके, दैट्स इट। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ completed. We were moving to our question number 2. Our question number 2 is, you are the president of student union of your college. Write a Facebook post inviting the alumni association of your college to attend the annual day celebration. इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से पूछ सकते हैं। जब एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पुट करता है तो उसका सेकंड प्रोसीजर, सेकंड मेथड मैं आपको शो करती हूँ। Here the second process. Write a tweet sharing your recent achievement with your followers on Twitter. इसमें कहा गया है कि अपने फॉलोअर्स के साथ
अपनी एक ट्वीट शेयर करिए जो आपने अचीव करा है। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे इसी के फर्स्ट पार्ट में हमारे था कि अगर आप स्टूडेंट यूनियन कॉलेज के, जो स्टूडेंट यूनियंस कॉलेज है आपका, वहाँ के आप प्रेसिडेंट हैं, तो एक फेसबुक पोस्ट लिखिए, एक इन्विटेशन भेजिए टू अटेंड द एनुअल डे सेलिब्रेशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आवर आंसर इज दैट वी हैव put the title first. ओके, फेसबुक पोस्ट इन्विटेशन टू द एनुअल डे सेलिब्रेशन। किस चीज़ का इन्विटेशन है? इन्विटेशन टू एनुअल डे सेलिब्रेशन। हम टाइटल सबसे पहले रखेंगे जिससे कि हमारा टाइटल हाईलाइट होगा तो हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर हमारा डिस्क्राइब हो जाएगा। एग्जामिनर को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा अपना टाइटल, बार बार मैं यही बात पर फोर्स कर रही हूँ कि टाइटल हमेशा अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव रखिए। ओके, गॉट इट। देन आगे लिखा है, डियर मेंबर ऑफ द एलुमिनी एसोसिएशन, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट यूनियन आई एम डिलाइट टू इन्वाइट ऑल योर टू आवर मच अवेटेड एनुअल फंक्शन celebration. This is a special occasion. We were come together to celebrate the achievement of our college, enjoy performance and create memories that will last a lifeline. Okay, then इसमें कहा है कि आप हमारे मतलब मैं मेंबर हूँ, सॉरी, डियर मेंबर्स ऑफ द एलुमिनेशन एसोसिएशन के मेंबर को उसने मेंशन करा है कि डियर मेंबर के ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट यूनियन, अपने कॉलेज के बिहाफ पर ये बात कही है, सॉरी, अपने कॉलेज के बिहाफ पे ये बात कही है कि दिस इज़ अ स्पेशल ओकेजन वेयर वी कम टुगेदर टू सेलिब्रेट अचीवमेंट ऑफ कॉलेज, कि जो कॉलेज ने हमारे अचीव करा हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। एनुअल डे का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि साल के आखिर में होने वाला ऐसा सेलिब्रेशन जिसमें हम अपने अचीवमेंट, अपने गुड पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स ऑल्सो और इम्प्रोवाइजिंग एरिया, हम इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को मेडल्स, ट्रॉफीज़ और ये सब प्रोवाइड करते हैं, तो उसी चीज़ पे यहाँ पे फोकस किया गया है। नाउ यहाँ आपको डेट एंड टाइम एंड वेन्यू मेंशन हो रहा होगा। आपने देखा कि डेट, टाइम एंड वेन्यू मेंशन है। ये तीन चीज़ें हैं हमें लिखनी इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि डेट, किस दिन हमारा एनुअल फंक्शन होगा, अगर आप फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे तो स्टूडेंट्स को या अनदर मेंबर्स को कैसे पता है, एलुमिनी एसोसिएशन के जिन मेंबर्स को हम अपना इन्विटेशन भेज रहे हैं उन्हें कैसे पता है कि डेट क्या है। तो डेट, टाइम एंड वेन्यू यहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। एक्सपेक्ट एन इवनिंग फिल्ड विद एंटरटेनमेंट, कल्चरल परफॉर्मेंस, अवार्ड एंड लॉट्स ऑफ फन। इट्स एन इवेंट यू वुडंट वांट टू मिस, कि ये ऐसा इवेंट है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ इस चीज़ को हमने इसीलिए हाईलाइट करा है कि जो एलुमिनी एसोसिएशन के मेंबर हों वो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपको ये चीज़ मिस नहीं करनी है। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट celebration. Okay, and now we would be honored to have your present at this grand celebration, have show your spirit and make this annual day a remarkable one. उन्होंने कहा है कि आप हमारे एनुअल डे को रिमार्केबल वन बना दीजिए, मतलब बिल्कुल ही अनमेमोरेबल, अनफॉरगेटेबल बना दीजिए, ऐसा कि हमेशा हमेशा याद रहने वाला। सी यू ऑल देयर, हैशटैग एनुअल डे सेलिब्रेशन, हैशटैग कॉलेज स्पिरिट, हैशटैग स्टूडेंट यूनियन, हैशटैग एलुमिनी एसोसिएशन, हैशटैग लेट्स सेलिब्रेट। आपको ये कुछ हैशटैग यूज़ करने, क्योंकि जैसे आप फेसबुक पे, इंस्टा पे या ट्विटर पे आप कुछ पोस्ट करोगे तो आपको हैशटैग्स का यूज़ करना रहता है, इसलिए हमारा आंसर इस वाले फॉर्म में है। ओके, नाउ आप यहाँ सबसे पहले अपना नेम मेंशन करोगे, व्हाट्स योर नेम एंड यू आर द प्रेसिडेंट यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, एंड नाउ हियर यू मेंशन योर कॉलेज नेम ऑल्सो। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट आंसर विच इज़ द ट्वीट। ठीक है, पहले हमने क्या देखा था, फेसबुक पर शेयर पोस्ट करनी है एक अपनी अचीवमेंट के बारे में, अपनी एनुअल फंक्शन के बारे में। यहाँ अपनी अचीवमेंट के बारे में एक ट्वीट करनी है, लिखा है ना, राइट ए ट्वीट शेयरिंग योर रिसेंट अचीवमेंट विद योर फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स को करनी है। वहाँ हमने एलुमिनी एसोसिएशंस को करी थी, यहाँ हमें ट्विटर के फॉलोअर्स को करनी है। ओके, नाउ फोकस टू आवर आंसर which is feeling incredibly proud to share that I have just reached a major milestone, launch my own business। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि they had launched their own business, कि अपना अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन मिला हो या फाइनली
यू हैव टू फिनिश अ पर्सनल प्रोजेक्ट। यहाँ कुछ चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी कि हम जो अपनी अचीवमेंट है वो अचीवमेंट क्या है, कि या तो आपको कॉलेज से डिग्री मिली हो, ये भी आपकी एक अचीवमेंट हो सकती है, आपने कोई स्किल्स लिए हैं वो आपकी अचीवमेंट हो सकती है, आप अपना बिजनेस आपका स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हो, वो सब आपकी अचीवमेंट में आते हैं। ओके, यहाँ आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा रही हूँ, ये फॉर्मेट आपका अपना होना चाहिए आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे, जिससे कि एग्जामिनर पे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, दिस जर्नी हैज़ टॉट मी सो मच अबाउट प्रेजेंटेशन ग्रोथ एंड द पावर ऑफ बिलीविंग इन योर सेल्फ। जब आप कुछ भी अचीव करते हैं तो वो आपकी जर्नी हमें बहुत कुछ सिखाती है, वो जैसे कि परसेवरेंस, ग्रोथ एंड द पावर ऑफ बिलीविंग इन योर सेल्फ। सबसे पहले हमें खुद में बिलीव करना चाहिए, जस्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। अगर हमने खुद अचीव करा है, आई नो उसके पीछे काफ़ी सारे मेजर रीज़न रह सकते हैं, काफ़ी लोग हमारे सपोर्ट में रह सकते हैं, बट जो हमारा हार्ड वर्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा होता है। सो दैट्स वाई देयर आर मेंशन द पावर ऑफ बिलीविंग इन योर सेल्फ। हमें खुद में बिलीव रखना चाहिए। ओके, your kind words and believe in we have made all the difference. Looking forward what come next, continue the push boundaries. Here the next chapter, hashtag milestone, achievement, grateful और keep going. ऐसे हैशटैग आपको यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि दोबारा मैं आपसे यही कह रही हूँ, यहाँ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा जैसे पोस्ट के लिए या इनविटेशन के लिए आपको हैशटैग का यूज़ करना ज़रूरी है। अगर आप अपना आंसर लिखेंगे तो आपको 4 से 5 हैशटैग ज़रूर यूज़ करने पड़ेंगे। ओके, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यू विटनेस अ केस ऑफ रोड रेज वाइल कमिंग होम फ्रॉम कॉलेज, राइट एन FIR शेयरिंग ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट। आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझ आ रहा होगा कि आप एक विटनेस हो। विटनेस का मतलब आप समझते हो, विटनेस मैं बताती हूँ। विटनेस वो होता है जिसने वो सारा इंसिडेंट या वो सारी घटना अपने आंखों के सामने देखी हो और जिसको FIR रिपोर्ट करानी है या कोई कंप्लेंट लिखानी है, तो विटनेस वो इंसान होगा पर्टिकुलर जिसने वो सारी सिचुएशन अपनी आंखों से देखी है या उसने सुनी है, उसको उसके बारे में अच्छे से जानकारी है, वो विटनेस कहलाता है। ओके, तो केस ऑफ रोड केस वाइल कमिंग होम फ्रॉम कॉलेज, कि आप अपने घर आ रहे हो कॉलेज से, तब आपने एक ऐसा रोड एक्सीडेंट देखा, रोड रेज देखा कि आप उसके विटनेस और आपको FIR लिखानी है, तो आप उसमें अपना कैसा आंसर करोगे। ये फॉर्मेट मैंने नीचे मेंशन करा है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी देखते हैं। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जाता है। सेकेंड इज, यू आर dissatisfied with your marks you score in the previous semester, write an RTI asking for the marks criteria that used for evaluating your answer script। अब इससे हमें पूरे से एक चीज़ समझ आ रही है कि यू आर डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड क्या मतलब क्या होता है कि आप उस अपने आंसर से, अपने स्कोर से जो प्रीवियस सेमेस्टर में आपको मिले हैं, अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो सकता है आपके पहले वाले सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स आए, हो भी सकता है कि थोड़े अच्छे मार्क्स ना आए हो, तो होता है ऐसे में स्टूडेंट लिखते हैं RTI। RTI एक ऐसा क्राइटेरिया है जहां हम अपनी मार्क्स डिससेटिस्फाइड के लिए अपना कंप्लेंट एक तरह से लिखवा सकते हैं, ठीक है, जो कि नीचे मैंने आंसर पूरा मेंशन किया है। रिक्वेस्ट हम कैसे लिखवा सकते हैं, RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ओके, इस एक्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट FIR। हम FIR लिखाने के लिए पूरा जो फॉर्मेट है कैसे लिखेंगे, एक लेटर की तरह हम इसका फॉर्मेट समझ के चलेंगे। पहले मैंने मेंशन किया है FIR। FIR की फुल फॉर्म यहाँ दी गई है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। ये आपको याद रखनी है कि FIR मीन्स फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फिर उसके बाद आपको डेट मेंशन करनी है, टाइम ऑफ फिलिंग मेंशन करना है, जब आपने वो घटना, वो सिचुएशन, वो एक्सीडेंट देखा, प्लेस ऑफ फिलिंग, ठीक है। और फिर कंप्लेंट डिटेल्स, योर नेम, योर एज, योर एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑक्यूपेशन में बेसिकली उसने कहा है कि आप घर से कॉलेज से घर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है अगर कॉलेज गए हैं तो आप स्टूडेंट थे, तो ऑक्यूपेशन में आप सिंपली स्टूडेंट भरेंगे। और डेट ऑफ इंसिडेंट के लिए आप यूज़ करेंगे उस डेट जिस दिन इंसिडेंट हुआ है, और टाइम मेंशन करने के बाद लोकेशन भी मेंशन करेंगे। ओके, now moving forward to our answer, detail of the incident is on the 11th January 2025 at around 4:30 p.m. I was traveling home from college in my own vehicle. Car name, car register number and the main Via Street. While driving, I witnessed a
रोड केज इन्वॉल्विंग 2 इंडिविजुअल्स। उन्होंने बताया है कि जो स्टूडेंट था वो अपने बाइक से और अपने व्हीकल से कार से अपने घर जा रहा था कॉलेज से। देन द इंसिडेंट, वो आगे जो घटना होती है उसके बारे में हमें बताना है कि क्या हुआ। मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा है कि जो ड्राइवर ऑफ द सेडान अ मेल, वो मेल था 30 to 35 ईयर्स ओल्ड, ब्लू शर्ट वेयर करी थी, ब्लैक ट्राउज़र। आपको उसके बारे में मेंशन करना पड़ेगा, कौन था, कैसा दिखता था, किस पे था, बाइक पे था, मोटरसाइकिल पे, मतलब किस तरह से था, वो सारी आपको इंसिडेंट ब्रीफली बताना पड़ेगा। ओके, नाउ मूविंग forward, the driver of the motorcycle, a male 20-25-year-old, wearing a black helmet and the leather jacket। अब जहाँ इंसिडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट किसी अकेले का भी हो सकता है या दो का हो सकता है। तो पहला हमने इंसान मेंशन करा पर्सन जिसकी एज थी 30 to 35 years old, ओके, wearing a blue shirt and black trouser। एंड नाउ यहाँ इसने एज मेंशन करी है। सेकेंड वन इज़ the man on a motorcycle which is 25 and 30 years old and wearing a black helmet और leather jacket। ठीक है, अब हम ये चीज़ ज़रूर मेंशन करेंगे कि उसमें कौन कौन था और उसने क्या वेयर करा था, इसकी एज कितनी थी। एज तो यहाँ पर हमने एक अप्रॉक्सीमेटली लिखी है, यहाँ मैंने यही वर्ड यूज़ करा, अप्रॉक्सीमेटली। अब आपके माइंड में ये चीज़ आई होगी कि हमने 20 to 25 हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे उसको फेस को देख के कि उसकी सेम एज होगी, तो इसी वजह से हमने अप्रॉक्सीमेटली यूज़ कर सकते हैं। ओके, at the point driver was excited his vehicle and began approaching the motorcycle in aggressive manner, कि बहुत ही गुस्से में वो बाइक चला रहा था, aggressive manner, और thankfully the situation was accelerating further when passes by invented the two men returned to their vehicles। both driver was seen speeding away at high speed after the acceleration posing a danger to the other vehicle on a road, कि मतलब इतनी हाई स्पीड में थे, देन उसका एक्सीडेंट हुआ। ओके, नाउ डिस्कसिंग अबाउट एक्शन शॉट। एक्शन शॉट क्या होता है? एक्शन शॉट, द mention here, I request that the authorized investigate the matter and take appropriate action against both individual involved in the road cage accident। The reckless driving and aggressive behavior on road couldn't have led to serious accident and strict action should be taken on all safety road users। इसमें यही बताया गया है कि जो दो पर्सन थे उन दोनों ने, मतलब जो उनका अग्रेसिव बिहेवियर था रोड पे, वो वाला एक्सीडेंट सीरियस लेने की जो एफआईआर है, जो लिखवाने गया है पर्सन, वो कह रहा है, वो स्टूडेंट ये बोल रहा है कि ये एक्सीडेंट सीरियस है, ये जो इंसिडेंट है वो सीरियस है फॉर सेफ्टी फॉर ऑल ऑफ यूज़र्स, कि हमारी सबकी सेफ्टी के लिए। इनफैक्ट वो तो थैंकफुली कि वो एक्सीडेंट नहीं हुआ, और इफ़ वो एक्सीडेंट हो जाता है या उसको भी चोट लग सकती थी, तो उस चीज़ के लिए वो एफआईआर लिखवा रहा है जो घटना उसने देखी। देन सिग्नेचर ऑफ द कंप्लेनर एंड देन योर सिग्नेचर। जब आप एफआईआर डन करके आओगे तो आपको वहाँ अपने साइन करने पड़ेंगे। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड आवर नेक्स्ट आंसर विच इज़ आरटीआई। आरटीआई का मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आंसर के पहले बताया था कि आरटीआई क्राइटेरिया क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ओके, इस एक्ट के थ्रू आप अपने प्रीवियस सेमेस्टर के भी आप आंसर शीट्स चेकआउट या फिर अपने कंप्लेंट्स डाल सकते हैं। ओके, तो अपना सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या रहेगा, इसमें बेसिकली हमारा सब्जेक्ट रहेगा इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट मेकिंग क्राइटेरिया फॉर एवल्यूशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। ओके, कि हमारे आंसर स्क्रिप्ट का जो एवल्यूशन था, जो मार्किंग क्राइटेरिया था, जो मार्क्स गिवन है हमारे, वो ठीक नहीं है, एक बार उसको दोबारा से चेकआउट किया जाए। ओके, नाउ वी हैव टू mention the date to the public information officer, name of the university institute, आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, then name of the address of the university। जैसे आप सोल से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप उसका यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे और एड्रेस भी डाल, नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस। ओके, here the respected sir and ma'am, your full name, a student of course, and your roll number respectively submit this application to the RTI 2005। I am requesting the details of marking criteria used for evaluating my marks script for subject name and then month semester। आपको यहाँ पहले रिस्पेक्टेड मैम या सर जिनको हम लिख रहे हैं, अगर फॉर्मेट में मेंशन है मैम है या सर हैं, वो आप लिख सकते हो, अदरवाइज मैम स्लैश करके सर दोनों मेंशन करोगे।
दोगे। उसके बाद अपना नाम, कोर्स नेम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, आपकी बेसिक डिटेल्स और अपना सेमेस्टर एंड देन मंथ भी डालना नहीं भूलना कि आपने किस मंथ में वो सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था। ओके, especially I request the following information and the multi choice short answer easy type question etc. the weightage is assigned। उसने कहा है कि जो असाइन था, जो वेटेज था, जो मार्क्स दिए गए हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, शॉर्ट आंसर इजी टाइप क्वेश्चंस में वो ठीक नहीं थे। Then I would appreciate if you could provide the request information within the time frame prescribed under the ITI Act. Please inform me if any fees is applicable। यहाँ स्टूडेंट ने पूछा है कि अगर इसके लिए भी कोई फ़ीस यानी चार्ज एप्लीकेबल हो तो मुझे ज़रूर बताएं। Then आफ्टर ऑल आपको जस्ट सिंपली से थैंक यू फॉर द अटेंशन टू दिस मैटर। आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर अटेम्प्ट रिस्पॉन्स। योर सिंसियरली नेम, रोल नंबर, कोर्स नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ मेंशन करना है। यू हैव टू मेंशन ऑल्सो योर ईमेल आईडी इफ़ यू वांट। ओके, एनक्लोजर इज मीन बाय आपके जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स को हम सिंपली एनक्लोजर कहेंगे। कॉपी ऑफ माई स्टूडेंट ID एंड रोल नंबर, आपकी स्टूडेंट ID एंड देन योर फी रिसिप्ट, योर ID कार्ड एंड फी रिसिप्ट आप उसके साथ, आप जो एप्लीकेशन है उसके साथ आप पंच कर सकते हैं। ओके, नाउ आवर क्वेश्चन 4 इज रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द अस नाउडेज, ये पैराग्राफ आप अपना पूरा एक बार रीड कर लीजिएगा। ओके, सॉरी, ये पैराग्राफ आप एक बार रीड कर लीजिएगा क्योंकि इसके रीड करने की वजह से मेरी ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, अदरवाइज़ मैं रीड कर देती। हम क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। हाउ इज़ मोबाइल फ़ोन लाइक अ वर्ल्ड इन पॉकेट। बेसिकली ये जो आपका ऊपर पैराग्राफ था मैं इन शॉर्ट में समझाती हूँ कि मोबाइल फ़ोन के बारे में है कि मोबाइल फ़ोन आजकल हमारा इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, मल्टीपर्पज़ गैजेट जिसे बोलते हैं। कम्युनिकेशन इसके थ्रू ईजी हो गई है, मैसेज भेजना ईजी हो गया है, टेक फ़ोटो और शूट भी ईजी हो, और बट ये डेंजरस भी है और कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी है। हम इस चीज़ के बारे में इसमें देखेंगे। Here are some short question answer and first one is how is the mobile phone like a world in your pocket। कि आपके पॉकेट में मोबाइल फ़ोन एक वर्ल्ड की तरह है, पूरी दुनिया मोबाइल फ़ोन है ना, तो लगता है ना इंसान को कि पूरी दुनिया हमारे पास है। तो हम उसका आंसर कैसे देंगे कि क्यों, हाउ, कैसे लगता है आपको। देन आंसर इज़ द मोबाइल फ़ोन अलाउ अस टू स्टे कनेक्टेड टू द वर्ल्ड at all times. It function at a multi-purpose gadget for communication, information and entertainment, making it seem as though we carry the entire world as with us where we go। ठीक है, इसमें सिंपल ये आंसर दिया गया है कि मोबाइल फ़ोन हमारी पॉकेट में पूरी वर्ल्ड की तरह इसलिए लगता है क्योंकि मोबाइल फ़ोन हम उससे कनेक्टेड रहते हैं। वो मल्टीपर्पज़ गैजेट है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है एंटरटेनमेंट के लिए एंड काफ़ी चीज़ों के लिए। सेकेंड वन इज़ वाई do you parents not have to remain in tension if their son and daughter are late। कि parents tensions में क्यों नहीं होते, why remain in tension, why don't remain in tension, because they can always contact them using their mobile phone। they ensure this, they know their children whereabout and safety। कि वो कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी कभी किसी भी टाइम कि अगर उनके पास मोबाइल फ़ोन है तो। ये इस चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट है। दिस टू नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अ यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। टू नेगेटिव इफेक्ट बताने, पॉजिटिव पॉइंट अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा, थर्ड में हम देख रहे हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स दो हो सकते हैं। फर्स्ट, इट मे कॉज एक्सीडेंट व्हेन टेक्सटिंग और टेकिंग वाइल ड्राइविंग। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, टेक्सटिंग और कॉलिंग पे, अगर आप टेक्सटिंग पे, बातों में, कॉलिंग पे बिजी होते हैं तो अगर आपका ध्यान नहीं जाता है इट्स कॉज एक्सीडेंट्स। ओके, and second one is the radiation from mobile phone can potentially harm health by affecting brain cells and neurons। जो इससे मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली रेडिएशंस होती है, हमारे पेरेंट्स हमें इसीलिए मना करते हैं क्योंकि वो हमारी हेल्थ पे हार्मफुल होती है। नेक्स्ट इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द मोस्ट यूज़फुल पर्पस ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ एंड दैट वाई। ये तो सब आंसर अच्छे से अटैम्प्ट कर लेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग कि मोबाइल का मोस्ट यूज़फुल पर्पस क्या होगा, कि हम इसके फ़ायदे गिनाने हैं। द मोस्ट यूज़फुल पर्पस इज़ कम्युनिकेशन, कि हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड, कलीग्स, नो मैटर वेयर वी आर, हम कहीं भी हो ना उनसे वहाँ बैठ के टच में रह सकते हैं, बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द मोबाइल फ़ोन डिसकनेक्टेड अस फ्रॉम द लव्ड वंस। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट पूछा है कि हमारा मोबाइल फ़ोन हमें कैसे हमारे लव्ड वंस से डिसकनेक्ट करके रखता है, कैसे उन लोगों से हम नहीं जुड़ पाते। जैसे हम ऑफलाइन इंटरेक्ट होते हैं, आमने सामने मिलते हैं, बैठते बात करते हैं, तो उससे हम कैसे टूटते जा रहे हैं, हाउ। ओके, दे ऑल्सो लीड टू सोशल डिस्कनेक्ट इन आवर पर्सनल लाइफ। पीपल मे बी डिस्ट्रैक्टेड बाय देयर फोन लीडिंग टू लेस फेस टू फेस इंटरेक्शन विद दोज अराउंड दैम। यहाँ यही मेंशन है कि हम अपने मोबाइल से इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि कम से कम होता है फेस टू फेस इंट्रैक्शन विद दोज अराउंड दैम, कि हम उनसे फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं, फैमिली फ्रेंड से नहीं मिलते, क्योंकि कॉल, व्हाट्सअप, टेक्स्ट ये सब हमारे पास अवेलेबल है। तो हम क्यों मतलब जा कर के किराया खर्च करें या कहीं जाएं, हम फ़ोन पे ही सबके हाल चाल पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं, दैट्स इट्स। नेक्स्ट है फाइंड वर्ड इन द पैसेज। आपको इस वर्ड के मिलते जुलते पैसेज में से वर्ड्स फाइंड करना है। एस्ट्रोनाइशिंग, एस्ट्रोनाइशिंग का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनाइशिंग के वैसे बहुत सारे मतलब होते हैं, बट जो पैराग्राफ में मेंशन है विच इज़ अमेजिंग। एंड नेक्स्ट इज मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन। जो मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन होता है, जो दिमाग में मेंटली इफेक्ट करता है, उसका मीनिंग दूसरा होगा इंटेंशनली, ठीक है। एडवांटेजियस यानी कि बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद। नेक्स्ट इज ऑब्टेनेबल, रीचेबल। ऑब्टेनेबल एंड रीचेबल का होगा एसेसिबल, कि हमारे तक पहुंच सकता है, जो चीज़ एसेसिबल है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, हम तक वो मिल रही है। एंड नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज विच इज़ प्रोग्रेस, इज वेरी ईजी। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग अवर पैसेज मेक नोट्स ऑन इट by heading or subheading. Let's recognizable abbreviation whenever necessary, minimum 2। आपको 2 बनाने, कम से कम जो ऊपर पैसेज पढ़ा हमने उसके ऊपर नोट्स बनाने, सब हेडिंग्स बनानी है। अब मैंने यहाँ 4 से 5 सब हेडिंग्स मेंशन किए हैं, आपको समझाते हैं। इंट्रोडक्शन टू मोबाइल फ़ोन, आप यहाँ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं मोबाइल फ़ोन का, फॉर रीडिंग बिलो। ओके, सेकेंड हेडिंग इज़ यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का यूजेस क्या होता है? कम्युनिकेशन होगा, मल्टीपर्पज़ गैजेट होगा, बिजनेस में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन के बेनिफिट क्या होता है? कन्वेंस होता है, ईजी होता है, ईजी एंड फास्ट कम्युनिकेशन, हम कहीं भी ले जा सकते हैं, बस, मीटिंग, स्ट्रीट, कहीं भी हो सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि जो मेकिंग कॉल्स के लिए बहुत ही इजी, चीपर यानी कि सस्ता, सेंडिंग मैसेज और कॉल्स के लिए बहुत ही चीपर वे है, सस्ता तरीका है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। पीपल कनेक्ट वर्ल्ड वाइड। अभी हम इंडिया में बैठ कर के अमेरिका, अदर चाइना, अनदर यूके, जापान, फ्रांस, कहीं भी हम कनेक्ट कर सकते हैं पीपल से। ये सब कैसे पॉसिबल है? बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन के थ्रू, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। ओके, नाउ we have to discuss negative effect of mobile phone. There's a health issue, safety concern and disturbance also. Now I've mentioned the conclusion. You have to mention the conclusion also in your answer sheet, जिससे कि आपका आंसर बहुत अट्रैक्टिव नज़र आता है। Despite its significant advantages, mobile phone have negative effects that need to be addressed. Okay. क्वेश्चन नंबर 6, प्रिटेंड करना है कि आप एक दिन जगे, वेकअप वन डे एंड देयर आर नो रूल्स। आपने अगर मूवी देखी होगी, एक मूवी का नाम मुझे रिसेंटली याद नहीं आ रहा, लीव इट, फॉरगेट इट। यू हैव वोकअप वन डे, मतलब आप एक दिन जगे और आपके लिए कोई रूल नहीं है, ना आपकी लाइफ के लिए ना किसी चीज़ के लिए। अपनी इमेजिनेशन यूज़ करिए, इमेजिन करिए कि वो दिन आपका कैसे होगा, और प्लान एक रफ ड्राफ्ट, एक आपका रफली ड्राफ्ट प्लान करना है आपको इस टॉपिक के ऊपर। आप कैसे उस दिन को डील करेंगे, हैंडल करेंगे, आप उस दिन क्या क्या करेंगे। हाँ, वो मूवी का नाम मुझे अब रिसेंटली याद आया, नायक। उस मूवी में ऐसा करा है कि एक दिन के लिए उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, तो वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराता है गर्ल्स के लिए और लेडीज़ के लिए, सब कुछ अच्छा करता है। और एक दिन के लिए सारी जो फाइल्स पड़ी होती हैं, सारे जो पुराने केसेस होते हैं उनको सॉल्व करता है। तो नायक मूवी, मतलब ऑलमोस्ट उस क्वेश्चन को मैं ऐसे रिलेट कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको उसका एग्जाम्पल दिया। ओके, हेडिंग, टाइटल जो हमारा रहेगा, मैंने आपको हर बार बताया कि आप टाइटल को तो स्पेशली मेंशन करिए, चाहे आंसर आपका डायरी राइटिंग हो, चाहे ब्लॉग राइटिंग हो, कोई इनविटेशन हो, ट्वीट पे हो, ब्लॉगर हो, एनीथिंग एल्स, आपको टाइटल मेंशन ज़रूर करना है। ओके, अ वर्ल्ड विदाउट रूल्स, हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया, एक मिनट, एक छोटे से पैराग्राफ का। इमेजिंग वेकिंग वन डे ओनली टू
रियलाइज दैट देयर आर नो रूल्स अबाउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड, कि आपके लिए कोई भी रूल नहीं है. आप एक दिन उठे, देन ओनली रियलाइज दैट देयर आर नो रूल अबाउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड, नो गवर्नमेंट, नो लॉज, नो सोशल नॉर्म्स, नो बाउंड्रीज, कुछ भी नहीं. देन उस दिन आप क्या करेंगे? द फर्स्ट इज़ द इमीडिएट रिएक्शन, जो आपका उस टाइम इमीडिएट रिएक्शन होगा, आपको उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत लिखना है. हेडिंग्स क्रिएट करेंगे तो आंसर्स पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या, आपका फाइनेंशियली इकोनॉमिक आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. सोशल इम्प्लीकेशंस के, सोशली क्या इम्प्लीकेशन आएगी, या फिर क्या रेस्ट्रिक्शन आएंगी, क्या बाउंड्रीज आ सकती हैं. ओके. एंड नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. व्हाट अबाउट योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी? अब्सेंस ऑफ लॉज, जब आपके पास कोई लॉ नहीं होंगे, कोई पुलिस, कोई सेफ्टी, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, तो आप उस चीज़ को, सिचुएशन को, उस दिन को कैसे डील करेंगे. ओके. नेक्स्ट इज मोरल एंड एथिक्स विच इज़ रिलेटेड टू ऑलरेडी पॉलिटिक्स एंड द मेजर डिफरेंसेस लाइक सोशल एंड सिक्योरिटी. ओके. and next one is environmental impact. Next is technology advancements. नेक्स्ट इज़ साइकोलॉजी इफ़ेक्ट्स. आप इन सब पैराग्राफ्स को एक बार रीड करिए. एक बार पीडीएफ के थ्रू टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करे गए हैं. इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा. उस पीडीएफ को एक बार, दो बार अपनी शांत दिमाग से, मतलब एक बार रीड करिए. उसके बाद आप एक बार ये वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है. बस आपको हेडिंग्स ज़रूर बनानी है. आफ्टर डैट हम देखेंगे कंक्लूजन. इन द वर्ल्ड विदाउट रूल्स, के बिना रूल्स के जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, नो गारंटीज, नो स्टेबिलिटी, नो सर्टेनिटी. कोई गारंटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब एक स्तर नहीं है, कोई लेवल नहीं है. हम उस वर्ल्ड को लाइक थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा हमारे लिए कि क्या करें क्या नहीं. एक टेंशन बनी रहेगी हमारे बीच. अ टेंशन बिटवीन फ्रीडम एंड चाउस, खुशी और टेंशन, फ्रीडम के बीच हमारे बनी रहेगी कि हमें खुश रहना चाहिए, उस दिन को एंजॉय करना चाहिए, या हमें कुछ अच्छा करना चाहिए. एंड दैट्स इट. तो उसमें हम कंक्लूजन में थोड़ी सी लाइन ऐड ऑन ज़रूर करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज़ राइट अ क्रिएटिव पीस ऑन योर वे योर लाइफ हैज़ चेंज ड्यूरिंग द पैंडमिक. पैंडमिक से आप इजीली समझ सकते हैं पैंडमिक का बेसिकली मतलब क्या होता है. पैंडमिक एक आपदा, एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी दुविधा, एक ऐसी प्रॉब्लम जो ओवरऑल वर्ल्ड को फेस करनी पड़ रही हो, जो आपको पर्टिकुलर भी फेस करनी पड़ सकती है. एक ऐसा पैंडमिक जो बेसिकली तो खैर सबको फेस करनी पड़ती है. हम कोविड-19 का एग्जाम्पल लेते हैं. जब 2019 में कोरोना वायरस आया था, वो पैंडमिक था, लॉकडाउन्स और वो सारा फेस, उस सबको तो हम सब उस फेस से कम थ्रू हो चुके हैं, उस सबसे हम गुजरे हैं. तो हम उस चीज़ को अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे. तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है. पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रो वगैरह लिखेंगे लाइक दिस पैराग्राफ, एंड देन हम उसके बारे में बताएंगे कि इन द बिगनिंग आई स्ट्रगल विद आइसोलेशन, द डेली हसल एंड द बसल वर रिप्लेस बाय क्वाइट एट डेज होम. कि इतने दिनों, मतलब शुरुआती दिनों में तो वो मेरे लिए एक खुद से लड़ाई थी एक तरह से, कि मैं उस दिनों में घर पे रह कर के अकेलेपन में वो दिन गुजारे थे, लाइक एकदम फीलिंग अनकम्फर्टेबल. ओके. वन ऑफ द मोस्ट significant change with my relationship with technology before the pandemic, I was constantly glued to my phone checking social media. glued to my phone से आप easily समझ सकते हैं कि जो पर्सन है, जो पीपल्स हैं, ऐसे पैंडमिक के दौरान तो अपने फ़ोन से चिपक ही गए थे बिल्कुल. सोशल मीडिया को यूज़ करना, ईमेल्स एंड द न्यूज़, मतलब इन सब चीज़ों में. हाउ टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस्ड माई मूड, कि टेक्नोलॉजी हमारे मूड को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, कैसे एकदम से चेंज कर देती है. जैसे हम कोई रील्स देखते हैं, फ़नी कंटेंट देखते हैं, तो हमारा मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, एकदम फ़नी वे में हम फीलिंग हैप्पी. ओके. देन अगर हम कुछ वैसा कंटेंट देखते हैं लाइक फीलिंग सैड और उससे रिलेटेड कुछ, तो हमारा माइंड भी अपसेट हो जाता है. हम उन चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं. ओके. एंड एरिया ऑफ चेंज माई अप्रोच टू हेल्थ. अब यहाँ हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ ऑब्वियस सी बात है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों पर इफेक्ट पड़ता है. जब हम घर पे रहते हैं, एक अकेलेपन महसूस करते हैं, किसी से इंटरेक्ट नहीं करते, लोगों से बातचीत कम, और वॉकिंग, साइकिलिंग, आउटडोर एक्टिविटीज़ ख़त्म कर देते हैं. बेसिकली हम फ़ोन में लगे रहते हैं, तो उससे हमारी हेल्थ पे, हमारी आइज़ पे, हमारे ब्रेन पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है. द पैंडमिक ऑल्सो रिशेप माई परस्पेक्टिव ऑन रिलेशनशिप के नज़रियों को भी उसने वो पूरा बदल के रख दिया. whenever through cells or small gesture are these connection grew stronger in their simplicity. Professionally, to shift the remote work as another transformation experience, the loss to face
इंस्ट्रक्शन, कि जो फेस टू फेस इंट्रैक्शन था, जो आमने सामने मिलकर के जो हमारा वर्क था, जो प्रोफेशनली जो वर्क था, वो सब ख़त्म हो गया। लाइक वर्क फ्रॉम होम और लोगों का घर से ही ये सब चीज़ें चालू हो गई, बट उसमें हमने काफ़ी चीज़ें, न्यू स्किल्स भी हमारी डेवलप हुई, और एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ ऑल्सो। ठीक है, देन हम देखेंगे कंक्लूजन ऑफ दिस whole answer. Okay, the pandemic fundamentally changed my life. It taught me the importance of slowing down and realizing what truly matters, कि क्या ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ के बारे में हमें इस पैंडमिक ने समझाया, कि हमें इस चीज़ की मेच्योरिटी आई, हमें समझ आई क्या सही है क्या गलत है। देन बट इट ऑल्सो हेल्प मी ग्रो इन वेज एंड नेवर एक्सपेक्टेड, मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस वे में हम ग्रो कर जाएंगे। मतलब कुछ पॉजिटिव चेंज भी आया, कुछ नेगेटिव भी। हम कंक्लूजन में हमेशा यही लिखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। हम हमेशा कंक्लूजन में ऐसा नहीं करेंगे कि उसकी कमियां लिख दी या सिर्फ तारीफ़ें लिख दी। कंक्लूजन का मीनिंग ही यही होता है, उसमें हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ पॉइंट्स वी हैव टू राइट ऑन इट। ओके, our question number 8 is write a film review in about 500-600 words on a movie you recently watched। मतलब रिसेंटली आपने कोई मूवी देखी है, उस फिल्म का सिंपली आपको रिव्यू देना है, और टाइटल इसका बहुत इजी रहने वाला है, फिल्म रिव्यू। आपको मूवी का नाम लिखना है और वो मूवी कब रिलीज़ हुई थी उसके बारे में लिखना है। उसके बाद की आपकी जो स्टोरी रहने वाली है बेसिकली मूवी के बारे में, उसके कैरेक्टर्स, उसका डायरेक्टर, उस मूवी में आपको क्या पसंद आया, एक्शन थी, लविंग थी, केयरिंग थी, फ़नी थी, मतलब उसके बारे में बेसिकली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है इन योर ओन वर्ड्स। मैं बार बार इस चीज़ पर फोर्स कर रही हूँ, इन योर ओन वर्ड्स, दैट्स वाई बिकॉज बच्चे क्या करते हैं आंसर शीट्स में, जैसे हम आंसर शीट्स चेक करते हैं तो हम यही चीज़ ध्यान देते हैं कि बच्चों का आंसर बेसिकली वही सेम फॉर्मेट होता है, एक बच्चों का, दो बच्चों का, 8 से 10 शीट पर सेम फॉर्मेट लिख देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोग जो पढ़ के जाते हैं ना उसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप इस चीज़ को पढ़िए मत, आप पढ़िए, बट अपने वे में उसको लिखने का आंसर कोशिश कीजिए। बुकिश वे तो किताबों में छपी हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता। आपको अपने जब तक खुद के वे में नहीं लिखेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंट लेवल और राइटिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगी। ओके, नाउ वट वी हैव टू डिस्कस पठान मूवी। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है पठान मूवी का, जो 2023 में रिलीज़ हुई थी, डायरेक्टर करी थी, डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ आनंद। इसका डायरेक्टर था सिद्धार्थ आनंद। ओके, पार्ट ऑफ यशराज फिल्म। यशराज फिल्म तो बहुत ही पॉपुलर है, आप सबने सुनी होगी, यशराज फिल्म का एक पार्ट है ये। और इसके जो मेन कैरेक्टर्स रहे हैं, शाहरुख खान बहुत फेमस, जो कि सब जानते हैं, जॉन अब्राहम एंड दीपिका पादुकोण। इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा शाहरुख खान के पर्सनैलिटी और मूवी के बारे में थोड़ा जानेंगे। क्या लिखा है? शाहरुख खान एज पठान डिलीवर्स अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस, हिज charisma and screen presence are unmatched. He is effortlessly slip into the role of an action hero while still maintaining the emotional core of the character। जब इमोशनल कोर आया ना कैरेक्टर का, तो कहते हैं ना कि जो उसने परफॉर्मेंस दी वो अनमार्केबल थी, अनमैचेबल थी। वो इसलिए थी क्योंकि शाहरुख खान की पर्सनैलिटी से जो लोग उसको जानते होंगे, जो फैंस होंगे, वो ये चीज़ नोटिस कर पाएंगे कि उसको उसकी पर्सनैलिटी से अनमैच कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस थी, कि जैसा वो नेचुरल है उस फिल्म में वो नेचुरलिटी नहीं दिख रही थी, बट उसने जो रोल अपना परफॉर्म करा है वो वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करा है। देन जॉन अब्राहम के बारे में देखेंगे। जॉन अब्राहम प्ले द एंटागोनिस्ट सैफिद। सैफिद इसका नाम है, कैरेक्टर का जॉन अब्राहम का इस मूवी के अंदर। विद इंटेंसिटी एंड मेनेंस हिज पोर्ट्रेट विद अ कोल्ड ब्लडेड वायलेंस इज अफेक्टिव अल्दो एट टाइम्स द कैरेक्टर लैक्स डेप्थ। एक कोल्ड ब्लडेड एक विलन का रोल करा है इस मूवी में जॉन अब्राहम में। नेक्स्ट हम देखेंगे दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण रोल एज रुबीना इज सिग्निफिकेंट। रुबीना यहाँ नाम मेंशन करा है जो कि दीपिका पादुकोण का इस मूवी में मेंशन है। नॉट जस्ट एज अ लव इंटरेस्ट बट अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, कि एक लव कैरेक्टर ही नहीं, इसका स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कैरेक्टर भी दिखाया गया है दीपिका पादुकोण का। ठीक है, और इसके हम कुछ जो मेन सॉन्ग हैं, जो बहुत पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, झूमे जो पठान और बेशरम रंग, ये बहुत ही एनर्जेटिक सॉन्ग्स हैं जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हैं और आज भी लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है, फाइनली वी हैव टू रीड अवर कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, पठान इज़ अ सॉलिड एक्शन एंटरटेनमेंट मूवी। ये थोड़ी बहुत एंटरटेनर मूवी है, थ्रिलर, एक्शन, और इसमें सब चीज़ें हैं, विलन वगैरह सब, इमोशनल भी थोड़े बहुत ऐड है। इसके बारे में आपको कंक्लूजन, जो आपने मूवी अच्छे से देखी होगी उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। ओके, नाउ मैंने इसको रेटिंग दी है 4/5। ओके,
नाउ अवर नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन जैसा कि आप जानते हैं अमंग, इन, टू, फॉर, द, ये हमारे प्रपोजिशन रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है शी वॉज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड डैश इन कैंटीन, क्या वो अपनी फ्रेंड का वेट कर रही है कैंटीन में, तो यहाँ प्रपोजिशन आएगा इन, कहाँ वेट कर रही है, कैंटीन में। ओके, एंड नेक्स्ट इज अमंग ऑल द स्टूडेंट ही इज़ द बेस्ट, अमंग इसका प्रपोजिशन है। द मेट्रो स्टेशन इज़ नियर टू माई होम, नियर इसका प्रपोजिशन है। एंड नेक्स्ट इज शी हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस, सिंस हमारा प्रपोजिशन है। दिस कोर्स फॉर 3 years, 3 years के लिए कोर्स है तो फॉर हमारा प्रपोजिशन है, ठीक है। इन विंटर्स, इन हमारा प्रपोजिशन है। द बर्ड्स माइग्रेट टू वार्म प्लेसेस, आई वॉक टू कॉलेज डेली, कि मैं कॉलेज डेली जाता हूँ तो टू हमारा प्रपोजिशन है। द थीफ एंटर्ड थ्रू द बैक डोर, द थीफ हाइड बिहाइंड द ट्री टू अवॉइड बीइंग कॉच, कि चोर पकड़े जाने के डर से पेड़ के कहाँ छुप गया, पीछे, जो पीछे बिहाइंड जो वर्ड है वो हमारा प्रपोजिशन है। ही रिटर्न ऑफिस बाय 6 PM दैट डे, कि वो उस दिन ऑफिस से घर आ गया था 6 बजे, तो जो टू द है वो हमारा प्रपोजिशन है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी हैव डन